हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास तैयार है आप सभी के लिए। बीपीएससी हेडमास्टर और प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी। जी हाँ, प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो वैकेंसी आने वाली है उसका सामान्य अध्ययन लेकर के उपस्थित है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है और उससे संबंधित और भी बहुत सारा प्रश्न आप लोग को करवाएंगे। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए। देखिए, कल जो क्लास था वो कल मौसम थोड़ा सा गड़बड़ था, है ना। कल मौसम गड़बड़ होने के वजह से नेटवर्क नहीं चल रहा था, ठीक है। इसके वजह से क्लास आप लोग का रात में 11 बजे जा कर के अपलोड करवाए, ठीक है। तब जा कर के फिर आप लोग को हम पब्लिक किए थे, है ना। तो थोड़ा सा रात में लेट हो गया था। कोई बात नहीं, आज आपकी 9 बजे से क्लास चलेगी। तो आज 9 बजे आप लोग सभी लोग आ जाइएगा, ठीक ना। समान अध्ययन टेस्ट नंबर ये आपका 10 है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 बज गई है तो सभी लोग आ जाइए। और ये आपका लाइव क्लास 9 बजे चलता है, ठीक है। तो प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का ये आपका टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण शुरू कर दिया गया है तैयारी, है ना। जो वैकेंसी आपको आने वाली है, बहुत सारे शिक्षक लोग कह रहे हैं कि सर मेरा उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि इसमें 37 साल ही दिया गया है जनरल को। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी टीचर है उनको दिया जाएगा। आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा वेट करिए। नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप लोग को फॉर्म भरने का दिया जाएगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, ठीक है। ये नंबर आपको दिया गया है ताकि आप लोग ग्रुप में भी जुड़ सके। वहाँ पर सारी तैयारी आपको PDF नोट से सब चीज़ वहाँ पर उपलब्ध होगा। जैसे आपको प्रधान शिक्षक में, प्रधानाध्यापक में, सक्षमता परीक्षा में, BPSC में जिस प्रकार से आप लोग को तैयारी करवाए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको पूरी तैयारी यहाँ पर होगी। और जिस प्रकार से उसमें रिजल्ट भर भर के हुआ था सभी लोगों का, इसमें भी उम्मीद है कि सब लोग का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल जितना बस करवाते जाते हैं उतना आपको करते जाना है ना। सारे मटेरियल आपको मिलते जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और अभी मात्र इसमें 399 चार्ज है ना। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। बताइए, रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है दोस्तों? किस झील को रहस्यमयी झील कहते हैं? रूपकुंड झील, डिंडवाना झील, पुलिकट झील या फिर नक्की झील, ठीक है। रहस्यमयी झील, है ना। रहस्यमयी झील है वो है आपका रूपकुंड झील। जी हाँ, जो रूपकुंड झील है इसको कहा जाता है रहस्यमयी झील। देखिए हमारा आवाज़ थोड़ा सा भी गायब हो गया है ना। पूरा गला बैठा हुआ है। अभी देखिए काढ़ा पी रहे हैं। ये चाय नहीं है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, ये काढ़ा पी रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा गला कुछ ठीक हो। अभी थोड़ा दवा भी खाए हैं। बताइएगा किस झील को रहस्यमयी झील कहते हैं? तो रूपकुंड झील। ये जो झील है ना, ये कहाँ है? तो ये है आपको उत्तराखंड में, है ना। यूके मतलब आप यूरोप मत समझ जाइएगा, है ना। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में ये झील है आपका रूपकुंड झील। पुलिकट झील कहाँ है? कई बार पूछता है पुलिकट झील। ये पड़ता है आपको दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुलिकट झील। अगर आपसे पूछे कि भारत का खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हो जाएगा चिल्का झील, है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, याद रखना है, उड़ीसा राज्य में है। और अगर कहे कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील हो जाएगा वुलर झील, है ना। मीठा पानी अगर कहे तो वुलर झील, और खारा पानी कहेगा तो चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील जो है ये है आपको उड़ीसा में। वुलर झील जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये तो भारत की बात हो गई। और अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो है कैस्पियन सागर, ठीक है, याद रखना है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। सभी लोग आ जाइए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है ना। कल थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो गया था क्योंकि कल मौसम थोड़ा सा बारिश उरिश हुई थी पटना में, है ना। तो इसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम था। आज सही है, देखते हैं।
चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, सूची को मिलाना है। खाद्यान्न, है ना, खाद्य उत्पादन वृद्धि जो हुआ था, यानी कि खाद्यान्न जो क्रांति हुआ था जिसको हरित क्रांति कहते हैं, है ना, खाद्यान्न क्रांति मतलब हरित क्रांति। दूध उत्पादन, दूध उत्पादन किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में क्या हुआ था, दूध का उत्पादन में वृद्धि हुआ था, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, तो मछली पालन किससे हो जाएगा, नीली क्रांति। और उर्वरक हो जाएगा आपका भूरी क्रांति। तो मिला दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का एक और बी का 3, ए का 1 और बी का 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आपसे पूछे लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, याद रखना है, कई बार पूछा गया है। हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति सरसों से है ना, भूरी क्रांति उर्वरक से है, आपका दूध उत्पादन हो जाएगा श्वेत क्रांति, ठीक है। तो ये सारे क्रांतियां आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर है कि करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। ये रोग है ना, कौन सी फसल में ये रोग होता है ये आपको बताना है। करनाल बंट रोग, मटर में, सरसों में, गेहूं में, धान में। 3 का आंसर क्या होगा, करनाल बंट रोग जो है ये होता है दोस्तों आपको गेहूं में। किस में हो जाता है, ये गेहूं में होता है, याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गेहूं किस प्रकार का फसल है, तो गेहूं रबी फसल है, गेहूं रबी फसल है, याद रखना है। और गेहूं कब बोया जाता है, तो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में कट जाता है। अभी देखिएगा आपके खेत खलिहान में, गांव में पूरा आपको गेहूं का बोझा पड़ा हुआ रहेगा। गेहूं कट रहा है थ्रेसर में, ठीक है, खेतों से कट रही है, थ्रेसर में कट रहा है। तो गेहूं क्या है, रबी फसल है, और गेहूं नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, आपको मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। गेहूं के अलावे यहाँ पर मटर है, सरसों है, ये सभी भी रबी की फसल है, ठीक है। लेकिन जबकि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपको धान। धान कैसी फसलें हैं, तो धान हो जाएगा आपको खरीफ की फसलें, ठीक है। धान कैसी हैं, खरीफ है, यानी कि जो बरसात में होता है उसको खरीफ फसलें कहते हैं, जो ठंडे दिनों में होता है उसको रबी फसलें कहते हैं। और जो अप्रैल, अभी जो मौसम में आपके खेतों में जो आपको दिख रही है वो है आपको जायद की फसलें। जैसे जायद में क्या आ जाएगा, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, कद्दू है, तो ये सारे जो फसलें हैं ये आ जाएगा जायद की फसल, ठीक है। ये फसल से संबंधित आपको 1 से 2 सवाल एग्जाम पे जरूर पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, बताइएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये मरुस्थल कहाँ है, भारत में है, पोलैंड में है, अमेरिका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है। 4 का क्या होगा, देखिए ग्रेट, जिसमें ग्रेट लगा रहे, है ना, जिसमें ग्रेट लगा रहे, याद रखिएगा, जिसमें ग्रेट लगा रहे वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी भी है, याद रखिए, ग्रेट सैंडी, तो ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। सिम्पसन, सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन, तो सिम्पसन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके अलावा है गिब्सन, ठीक है, गिब्सन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये मरुस्थल आपको याद रखना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में ना लगभग दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्या है, मरुस्थल ये है, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है वहीं पर जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरा क्या है, मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया है, सैंडी है, सिम्पसन है, गिब्सन है ना, ये सारे आपको ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए मरुस्थल के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा का मरुस्थल है। अगर कहे कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा, है ना। 3-4 दिन पहले ही मैंने क्लास में आप लोग को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। देखिए भूमध्य सागर, है ना,
नाम ही है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। वो कौन सी अफ्रीकी देश है? बताइएगा दोस्तों, वो कौन सी अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? चाड है, मोरक्को है, ट्यूनिशिया है। 5 का क्या होगा? देखिए मोरक्को जो है ना ये बिल्कुल भूमध्य सागर से सटा हुआ है। ट्यूनिशिया जो है ये भी भूमध्य सागर से सटा हुआ है। लेकिन जो आपका यहाँ पर चाड है, चाड जो देश है ये भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। भूमध्य सागर है कहाँ पर? ठीक है, भूमध्य सागर की अगर हम बात करें तो ये यूरोप, ऊपर में क्या है? यूरोप महादेश है ना, और नीचे क्या है? नीचे है अफ्रीका महादेश, और जबकि पूर्व में क्या है? एशिया महादेश। ये 3 महादेश से घिरा हुआ है ना, याद रखिएगा। भूमध्य सागर जो है ये 3 महादेश से घिरा हुआ है, यूरोप, एशिया और नीचे है आपको अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका से यहाँ से पूछ रहा था कौन सा देश इसका सीमा नहीं बनाता है, तो वो है चाड, इससे सटा हुआ नहीं है, बल्कि ट्यूनिशिया, मोरक्को इससे सटा हुआ है। नील नदी का नाम आप सुने होंगे है ना, दुनिया की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ये नील नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और कहाँ जाकर के गिरती है? तो भूमध्य सागर में ही जाकर के ये नील नदी गिरती है, वो आपको ध्यान रखिएगा। अगला नंबर है 6 नंबर प्रश्न। वीडियो को देखिए सभी लोग, लाइक कर दीजिएगा। अभी मात्र 399 चार्ज है, आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप पेमेंट करके फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी ना 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद, तो ये आपको डबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि, ऑप्शन है बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, लाल सागर एवं मदन की खाड़ी, जावा सागर एवं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। क्या होगा 6 का जल्दी बताइएगा। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि। अब देखिए आपको बताता हूँ जल संधि किसको कहते हैं। ठीक है, मैं इसका पहले आंसर बता दूं कि डेविस जो जल संधि है ये संबंधित दोस्तों वो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अब इसमें कह रहा है कि जल संधि है ना, जल संधि किसको कहते हैं? जल का संधि, जल मतलब क्या? पानी, संधि मतलब मिलन, यानी कि पानी का मिलन। अब पानी का मिलन कैसे होगा? तो ये बेफिन की खाड़ी है, ये भी तो पानी यहाँ है, खाड़ी में क्या है? पानी है। अटलांटिक क्या है? ये तो महासागरे है, ये तो इसमें बड़ा बहुत पानी है ना। ये दोनों क्या हो रहा है? आपस में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि वैसे जलीय क्षेत्र ना, वैसे 2 बड़े जलीय क्षेत्र जो एक पतले रास्ते से आपस में क्या हो? मिलते हो, उसे ही क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, है ना, उसे ही क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। उसी प्रकार से है डेविस जल संधि, है ना, तो ये बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के जल को क्या करता है? ये जोड़ता है। जैसे पाक जल संधि का आप नाम सुने होंगे, सुने ना, पाक जल संधि, तो ये आपको बंगाल की खाड़ी का जल और हिंद महासागर का जल को दोनों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है, उसे कहते हैं पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, एग्जाम में हजारों बार आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मांग का नियम किस पर आधारित है? बताइएगा, मांग का नियम क्या होगा? मांग का नियम जो है ये किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता, विक्रेता की प्राथमिकता, पूर्तिकार की प्राथमिकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर क्या होगा? मांग का नियम। तो मांग का नियम आंसर हो जाएगा आपका उपभोक्ता की प्राथमिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपको 8 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय, जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है ना, कि भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, तो इसका आकलन जो हुआ था पहली बार, है ना, पहली बार जो हुआ था ये किसने किया था? तो वो करने वाले थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब आरंभ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति, ऑप्शन है 1951, 1974, 1992 या फिर 1991। क्या होगा? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब आरंभ की गई थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा 1991 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नई आर्थिक नीति भी इसको कहते हैं। सर्वप्रथम आर्थिक में सुधार हुआ था, है ना। सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति जो आरंभ हुआ था 1991 में, और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, और डॉक्टर नरसिम्हा राव उस समय सरकार में थे। ठीक है, डॉक्टर नरसिम्हा राव के सरकार में ये आपका हुआ था आर्थिक नीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ये नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। बस जितना आपको करवाएंगे भाई उतना आप जरूर कर लीजिएगा, है ना। फिर हमसे आप मिलिएगा रिजल्ट के बाद। ठीक है, अगला है कि जब किसी माध्यम से ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर बाद में घटता है? क्या होगा? तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 11। 11 नंबर है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परावर्तित करता है। डायनेमो से कितना बार अभी एग्जाम में आया है, आप उठाकर देख लीजिएगा डायनेमो के बारे में, है ना, कि ये ऊर्जा को किस प्रकार से रूपांतरित करता है। 11 का क्या होगा? तो डायनेमो जो है यांत्रिक को विद्युत में, उष्मीय को विद्युत में, चुंबकीय को विद्युत में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। तो डायनेमो जो होता है ये होता है दोस्तों आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, 11 का हो जाएगा ए नंबर। और अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है, जी हाँ, तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है ना। आप तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कोई वस्तु है, भारी वस्तु है, उसको पानी में डुबाइएगा तो पानी में काफ़ी हल्का लगता है ना। जैसे तालाब में नहाए होंगे ना, तो आप किसी को गोद लेकर के देखिएगा, बहुत हल्का लगेगा। ठीक है, तो वो जो कमी आती है वो किसके बराबर होती है कमी, ये आपको बताना है। तो वो कमी होती है उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा। चिनार वन्यजीव विहार जो है वो किस राज्य में है? केरल में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। तो चिनार कहाँ है ना? चिनार कहाँ है? चिनार है आपको केरल में। चिनार जो हो जाएगा वो याद रखिएगा केरल में है। ठीक है, वन्यजीव विहार। उसके अलावा अगर कहे कि आपको बिहार में कौन कौन से हैं, है ना, बिहार में भी है कुछ कुछ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिहार में है आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि जो है बिहार में वो सबसे इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। और वाल्मीकि जो है वेस्ट चंपारण में है ना, पश्चिमी चंपारण में है। उसके अलावा बिहार में और है पंत वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, पंत वन्यजीव अभयारण्य भी वो आपको राजगीर में है, ये भी आपको बिहार में है। ठीक है, क्योंकि बिहार वाले या ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बिहार में एक और है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर ये भी बिहार में है, ये चंपारण में है। ठीक है, उदयपुर चंपारण में है, याद रखना है। तो बिहार में 2-3 महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है वाल्मीकि राष्ट्रीय जो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, राजगीर में पंत है आपका, पंत वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 की पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक कितना होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक
क्या होता है बताइएगा। न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, इनमें से कोई नहीं। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। बताइए फास्फोरस का कौन अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है? ग्रेनाइट, फास्फोराइट, फ्लूओपाइट या फिर क्यूरोपाइट। देखिए अयस्क नहीं पूछ रहा था तो फास्फोरस का फास्फोराइट है, फ्लूओरापाइट भी है और क्लोरापाइट भी है, लेकिन जो ग्रेनाइट है ये कोई भी मार देगा, ये फास्फोरस का अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अभी देखिए हमारा आवाज़ थोड़ा सा अभी बढ़िया से नहीं निकल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, है ना। तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं कि थोड़ा सा रेगुलेटरी बना रहेगा आपका। प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? संयोजकता से, परमाणु क्रमांक से, परमाणु भार से या तत्वों के तुलनात्मक भार से। क्या होगा? 16 का हो जाएगा संयोजकता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि वेल्डिंग के लिए, है ना, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग होता है ना, जब हम कोई चीज़ को वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम वेल्डिंग करते हैं तो किस मिश्रण का हम प्रयोग करते हैं? आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड एवं आयरन, आयरन ऑक्साइड एवं क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम। क्या होगा 17 का? 17 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो जब हम किसी चीज़ को वेल्डिंग करते हैं तो उसका किसका मिश्रण का प्रयोग करते हैं? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका कि वॉशिंग सोडा। जी हाँ, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। 18 का क्या होगा? देखिए वॉशिंग सोडा जो होता है, ये वॉशिंग सोडा यानी वॉशिंग मतलब ये धोने वाला सोडा, है ना। तो धोने वाला सोडा जो होता है और खाने वाला सोडा दोनों पूछता है, तो धोने वाला सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और जब खाने वाला पूछेगा, है ना, बेकिंग सोडा, तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें बाई लग जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर। 19 है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन है? बताइए धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व कौन है? 19 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। 19 का हो जाएगा क्रोमियम, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोमियम। और अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? ना, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता जो है वो नमी को सोखती है? क्या होगा आंसर 20 का? 20 का हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव्य में द्रव्य का, द्रव्य में ठोस का, गैस में गैस का या ठोस में गैस का। 21 का हो जाएगा द्रव्य में द्रव्य का, है ना। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य में द्रव्य का एक घोल जिसका कोलाइडी विलयन होता है। अगला है 22 नंबर की हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन, है ना, हृदय की गति तेज होने के लिए, धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए, बढ़ने के लिए। 22 का क्या होगा? हाइपरटेंशन, है ना,
जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, टेंशन होगा तो क्या होगा दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, है ना। हाइपर टेंशन में क्या होता है, रक्तचाप बढ़ने के लिए, ठीक है। तो टेंशन लीजिएगा तो बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा तो घटल रहेगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर से क्या प्रभावित होगा, हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क या प्रतिरोधी तंत्र। अल्जाइमर से होगा आपका मस्तिष्क, ठीक है। हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमारा जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होगा। और नेक्स्ट है आपका 24 कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। मानव मस्तिष्क का वो कौन सा अंग है जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। 24 का हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कारण है। जैसे आपका घुटना जो है ना, तो घुटना में जाम हो जाता है, ठीक है, घुटना में दर्द हो जाता है, घुटना में सूजन होता है, तो वहाँ पर यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो उस एकत्र हो जाने के कारण क्या होता है ये पूछ रहा है दोस्तों, तो उसको कहते हैं गठिया, है ना। उसको क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है ना। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना या शक्ति प्रदान करना। 26 का क्या होगा, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य जो है वो संक्रमण से संघर्ष करना, है ना। तो हमारा वाइट ब्लड जो सेल है उसका मुख्य प्रयोजन क्या है, तो संक्रमण से संघर्ष करना, ठीक है। अगर आपके बॉडी में किसी चीज़ का संक्रमण हो रहा है तो उससे वो लड़ाई करेगा और उसको बाहर पटक के मार देगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर की कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। मालवेसी कुल का पौधा कौन नहीं है ये बताइएगा। कपास है, भिंडी है, गुड़हल है या सरसों है। तो आंसर हो जाएगा आपका सरसों। देखिए सरसों किस कुल का है, तो क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल का ये पौधा है आपका सरसों, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मालवेसी का कपास, भिंडी, गुड़हल हो जाएगा। अगला है प्रश्न आपका 28 नंबर कि लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे। लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे बकलोल। बकलोल नहीं, इसको पढ़िएगा बहलोल, ठीक है। बकलोल नहीं पढ़ना है, ये था बहलोल लोधी, ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। और अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 देखिए यहाँ पर मिलान करना है, सजाना है। अब इसको सजाइए आप, इसका आंसर क्या होगा 29 का। पेशवा। पेशवा किससे संबंधित होगा दोस्तों, पेशवा है भोसले है, होलकर है, गायकवाड़ है। पेशवा हो जाएगा आपका पुणे में, भोसले हो जाएगा आपका नागपुर में, होलकर हो जाएगा आपका इंदौर में और गायकवाड़ हो जाएगा बड़ौदा में। 3 4 1 2। अब 3 4 1 2 कहाँ है देखिए, 3 4 1 2 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको फिर से मिला लीजिएगा, है ना। 3 4 1 2 इसका मिलान हो जाएगा। पेशवा 3, भोसले नागपुर और होलकर इंदौर और गायकवाड़ बड़ौदा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 30 नंबर। 23 नंबर है कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है। पद्मावत बहुत बढ़िया है, कई बार पूछा है पद्मावत के बारे में। तो पद्मावत जो ये लिखा गया है वो महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर।
पूरा आवाज़ गायब हो गया है ना, आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। पद्मावत किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। और अगला प्रश्न है 31 नंबर की, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो वो बनाने वाले थे आपको हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनाया? तो हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी? तो इसकी पत्नी थी। ठीक है, इसकी पत्नी थी। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया? बताइए, विजयनगर साम्राज्य जो था आपका कहाँ था? आंध्र प्रदेश, हम्पी में, है ना। तो विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया था? विष्णु, विरूपक्ष, राम या विठोला? तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा विरूपक्ष। विरूपक्ष के नाम पर इन्होंने शासन किया था। और अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर कि विदेशी यात्री डाइमेकस, जी हाँ, डाइमेकस कौन था? एक विदेशी यात्री था। और किसके दरबार में ये आया था? अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार या सिकंदर? तो 33 का हो जाएगा। डाइमेकस जो आया था ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। कह रहा है गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन था सबसे महत्वपूर्ण। और उज्जैन कहाँ है? तो उज्जैन पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये क्षिप्रा नदी है, वहीं ये व्यापार केंद्र था आपका क्षिप्रा नदी। ठीक है, उज्जैन में। अगला है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया था? एलोरा महाराष्ट्र में है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। किसने बनाया था? तो वो थे कौन? कृष्ण प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या नरसिंह वर्मन प्रथम? तो ये हो जाएगा आपको कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था एलोरा के कैलाश मंदिर। अगला है आपका 35 हो गया। 36 नंबर कह रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो भारत का व्यापारिक जो संबंध था ये किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ? तो सबको पता है कि सबसे पहले जो भारत के यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुआ वो था आपको पुर्तगाल। और कब? तो पुर्तगाल आया था आपको वास्को डी गामा, है ना, 1498 में आया था ये भारत, और उसी समय से ये स्टार्ट हुआ था आपका। अगला प्रश्न है 37 कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइएगा, भारत का प्रथम वायसराय। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैलिंग? तो भारत का प्रथम जो वायसराय था ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल भी यही था आपका, भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर के 62 तक था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? फ्रांसीसी कह रहा है दक्कन में, है ना, शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा आपका कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह जो कथन था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा? ये किस अधिवेशन में कहा गया था? तिलक जी के द्वारा। पहला तो पूछेगा कि ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में कहा था? तो ये कहे थे आपको लखनऊ अधिवेशन 1916 में।
ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन का? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, याद रखना है, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और उसी समय महात्मा गांधी वहाँ थे दोस्तों, और इनको बुलाया गया था, है ना, राजकुमार शुक्ल के द्वारा कि चलिए हमारे बिहार में तिनकठिया पद्धति है उसके खिलाफ आंदोलन करना है। फिर गांधी जी आए थे 1917 में, फिर लखनऊ चंपारण आंदोलन हुआ था आपका, ठीक ना, तो वो भी चीज़ आप ध्यान रखना है। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, और थोड़ा सा अभी हमारा गला भी खराब है, आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम बताना है ना। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ एक पत्रिका प्रकाशित किए थे, उस पत्रिका का नाम बताइएगा, या फिर उस पत्रिका का क्या नाम था? उस पत्रिका का नाम था दोस्तों आपको इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये पत्रिका जो था ये लिखा गया था आपको 1904 में। कब ये प्रकाशित हुआ था? 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक जो थे वो थे मनसुख लाल। मनसुख लाल इसके संपादक थे, याद रखिएगा, 1904 में। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 41 का आंसर क्या होगा? तो उनका नाम था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर, यहाँ भी सूची मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। नागरिकता किस भाग में है ना? नागरिकता जो है ये किस भाग में है आपको बताना है। नागरिकता है, पंचायत है, राजभाषा है और सहकारी समिति है। तो नागरिकता जो हो जाएगा ये भाग 2 में, सबको पता है ना, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। और पंचायत जो है, पंचायत हो जाएगा भाग 9 में। राजभाषा जो है ये भाग 17 में हो जाएगा। और सहकारी समिति भाग 9 के ख में हो जाएगा। ये भाग आपको मिलाना है। टोटल अभी वर्तमान में कितने भाग है? तो टोटल वर्तमान में 22 भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए का 1 और बी का 4, तो 1 का 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। राजभाषा जो है वो भाग 17 से है, सहकारी समिति भाग 9 के ख से है, पंचायत जो है वो भाग 9 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? जी हाँ दोस्तों, ये हमारे संविधान में है कि अगर आपको कोई उपाधि दूसरे देश से मिलता है तो पहले क्या है, अपने देश के राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ती है, ठीक है। ये अनुच्छेद कितने में वर्णन किया गया है ना। अगर आप राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये आपका अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, उपाधियों का अंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, बिल्कुल सही है। 44 भी सही है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क, ये बिल्कुल गलत है, ये सभी सत्य है, ये भी गलत है ना। जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है, ये भी याद रखना है ना। और इसमें टोटल अभी मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है, 12 से 35 तक है। भाग 3 में इसका वर्णन है, USA से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है ना। 3 सूचियां हैं, कौन कौन? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची पर कानून बनाएगा राज्य सरकार, संघ सूची पर बनाएंगे केंद्र सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों मिल करके बनाएंगे। तो कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? 45 का हो जाएगा आपका समाचार पत्र। समाचार पत्र इसमें नहीं आता है। समाचार पत्र की बात अगर करें तो ये आ जाएगा समवर्ती में। ठीक है, किस में आएगा? समवर्ती सूची में है समाचार पत्र। बाकी कारागार है, लोक प्रशासन है, स्वास्थ्य है, स्थानीय शासन है, ये सभी राज्य सूची के विषय है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ किस भाषा का प्रयोग किया जाता है ये बताइएगा ना। तो वहाँ जो चलता है दोस्तों वो चलता है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी ना, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वहाँ चलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यही तो दुर्भाग्य की बात है यार, न्यायालय में अंग्रेजी है बताइए, और गरीब आदमी जाएगा गांव से, उसको क्या पता कि क्या बोल रहा है। हमारा केस है मान लीजिए और 2 गो वकील लड़ रहा है, ठीक है, हमको क्या समझ में आ रहा है? इसीलिए हिंदी भी वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। हिंदी भी होना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी भी होना चाहिए, हिंदी भी होना चाहिए। जो जिस भाषा का है उस भाषा में होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तभी वो एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी समस्या को। अगला है कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, तो सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं ये बताना है। तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, प्लस 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो ये आप यहाँ से नोट करिएगा, ठीक है। सहकारी उपक्रम समिति में कुल जो होते हैं वो 22 होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा यानी कि निम्न सदन, और 7 होते हैं राज्यसभा यानी कि उच्च सदन। अगला प्रश्न है 48 नंबर। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? देखिए अनुच्छेद 352 जो हमारा राष्ट्रीय आपात है, तो राष्ट्रीय आपात जो है ना, ये कह रहा है कि अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में उसके किसी भाग में की जा सकती है। ये किस संशोधन में किया गया था, है ना, किस संशोधन में ये जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपको 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात है, 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो है ये वित्तीय आपात है। ये तीनों है भाग 18 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग? बहुत बढ़िया सवाल है ना। तो अंतरिम सरकार जो का गठन हुआ था 1946 में, तो उसमें डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे ये किस विभाग मिला था, है ना, इनको कौन सा विभाग मिला था? तो इनको मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। कई बार बीपीएससी में ये पूछा गया है। देखिए मैं पहले बार कहता हूँ कि जितने सारे सवाल आप लोगों को करवाया गया है ये सब बीपीएससी लेवल का ही है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं बीपीएससी में पूछा गया है, और इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में और भी आगे पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये ब्लॉक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम होगा ये बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम होगा, तो आपको उसी अनुसार से तैयारी करना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न के बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप अंतिम प्रश्न देखने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है वो तीव्रतम और सामाजिक विकास था। देखिए पंचवर्षीय योजना में हर एक टेस्ट में लगभग एक क्वेश्चन लेकर के आता है पंचवर्षीय योजना से, और तो पंचवर्षीय योजना एक क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी जरूर पूछता है, ध्यान रखना है। तो किस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो तीव्रतम और एवं सामाजिक विकास था, तो वो था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2007 से लेकर के 2012 तक था आपका, ठीक है, याद रखना है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 12 से लेकर के 17 तक था।
लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना को ही 2015 में समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू हो गया है ना, आपको पता है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो लास्ट जो पंचवर्षीय योजना था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, और 11वीं में ही लक्ष्य जो रखा गया था तीव्रतम और सामाजिक विकास रखा गया था। तो ये रहा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर संधियाँ दिया गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अंग्रेज और मराठा के बीच में कुछ संधि हुआ था, जैसे कि सूरत की संधि हुआ था 1775 में, पुरंदर की संधि हुआ था 1776 में आपको। उसके अलावे है बड़गांव की संधि हुआ था 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजपूत घाट की संधि 1804 में। उसके अलावे है नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, और मंदसौर की संधि 1818 में। तो जितने भी संधियां हुई है अंग्रेज और मराठा के बीच में, ये आपको दिया गया है। तो ये रहा महत्वपूर्ण क्लास। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जब सभी लोग जल्दी से इसमें जुड़ जाइए। BEO एग्ज़ाम के लिए ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, और जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है। मात्र अभी इसमें 399 चार्ज है। ठीक है, ज़्यादा चार्ज हम नहीं रखे हैं, और अभी ऑफ़र में है, तो जितना जल्दी इसमें जुड़ सके। ये नंबर दिया गया है 9341550523 और 7857824310। 2 नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी पर भी आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पर ही आपको भेजना है 78 57 82 43 10। ठीक है, 78 हमारा जो नंबर है 7857824310। इसी नंबर पे आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट।